नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हुए एक ऐतिहासिक समझौते के बारे में। तो डब्ल्यूटीओ में एक विश्वव्यापी मीटिंग चल रही थी, सभी मेंबर्स उसमें शामिल थे, हर देश के सीनियर मिनिस्टर्स यहां पर मौजूद थे। भारत की तरफ से हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल इस मीटिंग में शामिल हुए और फाइनली डब्ल्यूटीओ ने आज सुबह ही अनाउंस किया कि काफी इंपॉर्टेंट निर्णय उन्होंने लिए हैं वैक्सीन पर, सब्सिडीज पर, फार्मिंग और फिशिंग से संबंधित। तो पीयूष गोयल जी बता रहे हैं कि ये भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है, किस तरह से भारत यहाँ पर सफल हुआ है और भारत का रुख क्या था, दूसरे देशों का रुख क्या था, इन सभी मुद्दों को लेकर हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं तो आप मेरे पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल, अनअकैडमी ऐप पर। इस आईडी पर आप मुझे फॉलो कीजिए, वहां पर होने वाली मेरी स्पेशल क्लासेस जिसमें अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पढ़ रहे हैं, उनके नोटिफिकेशंस आप रेगुलरली प्राप्त करेंगे इफ यू आर फॉलोइंग मी ओवर देयर। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 6 PM ऑन 20th जून। तो 17 जून को डब्ल्यूटीओ के 164 मेंबर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं और 5-6 दिन से लगातार ये नेगोशिएशन चल रहे हैं और 3 बातों पर इनका नेगोशिएशन फाइनली समाप्त हुआ है। पहला फिशिंग, दूसरा हेल्थ यानी कि वैक्सीन से रिलेटेड और तीसरा फूड सिक्योरिटी। तो इन तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा डब्ल्यूटीओ के बारे में जान लो। जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर्स है। 1 जनवरी 1995 को इसने काम करना शुरू किया था। मरक्केश एग्रीमेंट के तहत इसकी स्थापना करी गई थी और उसके पहले एक अलग ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, गैट नाम का ये संगठन हुआ करता था, जिसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ आ गया है। डब्ल्यूटीओ में दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। कुछ अपवाद हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया या कुछ पैसिफिक कंट्रीज हैं यहाँ पर, इनको छोड़कर लगभग सभी देश डब्ल्यूटीओ का हिस्सा हैं। सम आर ऑब्जर्वर्स एंड सम आर फुल टाइम मेंबर्स। तो ऑब्जर्वर में भी आप देखेंगे कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ही हैं, वरना जितना भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, वो लगभग पूरा डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। दुनिया का 98% व्यापार जिन देशों में होता है वो सभी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं। अब डब्ल्यूटीओ काम कैसे करता है, डब्ल्यूटीओ किस तरह से बना, इसमें डील इतनी मुश्किल क्यों है, क्यों इसे ऐतिहासिक डील कहा जा रहा है कि कई सालों बाद डब्ल्यूटीओ में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ है, तो ये सब आप जानना चाहते हैं तो इन बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में। राहुल सर ने एक डिटेल वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले जिसमें डब्ल्यूटीओ के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी एक ही जगह पर। इसे जरूर देखिए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है यूपीएससी के, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो। आप केवल पाथफाइंडर पे जाइए और डब्ल्यूटीओ सर्च करिए, आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कई सालों बाद एक ऐसी संधि हुई है जिस पर सभी की सहमति है। एवरीवन हैज एग्रीड, देयर इज अ जनरल कंसेंसस कि इन 3 बातों पर हम सभी सहमत हैं। तो पहली और मेजर डिस्कशन थी वैक्सीन्स पर। तो जब कोविड-19 पैंडेमिक आई थी उस समय दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज जिनमें ब्रिक्स नेशन है, भारत, चाइना, इन सभी में वैक्सीनेशन अच्छे से हो गया। अगर आप डेटा देखेंगे वैक्सीनेशन का तो यहां पर आप देखेंगे कि एशिया के भी वो कंट्रीज जो रिलेटिवली डेवलप्ड हैं जैसे कि यूएई, चाइना, ये अच्छा वैक्सीनेशन का स्टेटस यहां बता रहे हैं और भारत भी ठीक ठाक स्थान पर है। 63% यहां पर आप देख सकते हैं, ये मई तक का डेटा है बाय द वे। लेकिन वैक्सीनेशन अफ्रीका के गरीब देशों में बिल्कुल भी नहीं हो पाया और एशिया के भी जो गरीब देश हैं उनमें वर्ल्ड एवरेज से बहुत ही कम है। आप डेटा देखकर चौंक जाओगे। कुछ देशों में 12%, चैड, नाइजीरिया में 8%, केवल इतने प्रतिशत लोग वहां पर वैक्सीनेटेड है, डबल वैक्सीनेटेड है। तो जहां वर्ल्ड का एवरेज 60% है, वहां पर अफ्रीका जो कि एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है उसका एवरेज आप देखिए केवल 17% है यहाँ पर। और नाइजर जैसे देश, बर्किना फासो, ये सब अफ्रीका के बहुत ही गरीब देश हैं, इनमें वैक्सीनेशन का परसेंटेज 10 के भी नीचे है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन केवल अमीर देशों को मिल पाई है। अब ये स्थिति ना आए इसके लिए हमने 2021 में बड़े बड़े अनाउंसमेंट सुने थे कि इतनी चैरिटी होगी, इतनी मिलियंस ऑफ वैक्सीनेशंस डोनेट करी जाएंगी इस देश के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा। देयर वर मल्टीलैटरल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, कोवैक्स स्कीम लाई गई थी, लेकिन ये सभी फेल हुई हैं। अगर आप आज 1-1.5 साल बाद इनका डेटा देखोगे तो डेटा जो अफ्रीका का डेटा है वो यही बताता है कि दीज ऑल प्रोग्राम्स हैव फेल्ड। और इसीलिए पिछले कई महीनों से ये विकासशील देश यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये अपील कर रहे हैं कि अमीर देशों को वैक्सीन होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। होर्डिंग का मतलब होता है कि कनाडा, यूएस जैसे देश जहां पर वैक्सीन इतनी ज्यादा है कि उसे स्टोर करके बैठे हैं, खराब हो गई, फेक नहीं पड़ रही है, वैक्सीन इस्तेमाल में ही नहीं आ रही, उन देशों को वैक्सीन होल्ड करने की बजाय इन अफ्रीकी कंट्रीज को देना चाहिए। और नुकसान इन अमीर देशों का भी है क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जितना दुनिया में कोविड रहेगा उतने नए वेरिएंट्स बनते रहेंगे। तो अगर आप सारी वैक्सीन अपने देश में लोगों को दे देते हैं लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में तो कोविड नए वेरिएंट बना रहा है, तो जब तक पूरी दुनिया वैक्सीनेटेड नहीं है तब तक कोई सुरक्षित नहीं है, ना ही डेवलपिंग कंट्रीज ना ही डेवलप्ड कंट्री। और इसी बात को भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने बहुत जल्दी समझ लिया था। दिसंबर 2020 में जब वैक्सीन्स
रोल आउट हुई थी, केवल कुछ कंट्रीज में वैक्सीन आनी स्टार्ट हुई थी, उसी समय भारत और साउथ अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ में ये रिक्वेस्ट करी थी कि वैक्सीन की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आईपी राइट्स, यानी कि जिस कंपनी ने मान लीजिए वैक्सीन बनाया, मॉडर्ना या फाइजर, इनकी आईपी राइट्स को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा जाए, ताकि कोविड-19 वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला विकासशील देशों के पास भी जाए और भारत जैसे देश जिनके पास बहुत बड़ी कैपेसिटी है फार्मास्यूटिकल की, ये जल्द से जल्द वैक्सीन को रोल आउट करके पूरी दुनिया में बांट सकें। लेकिन ऑफ कोर्स ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश जहां की कंपनियों ने वैक्सीन डेवलप करी थी, अपना पैसा लगाया था, इन कंपनियों ने लॉबी किया इसके खिलाफ, एंड ब्रिटेन, यूएसए, स्विट्जरलैंड, मैनी कंट्रीज, ये सारे विकसित देश, ये अमीर देश इस डब्ल्यूटीओ प्रपोजल को पास नहीं होने देते हैं। ओके, तो अगर ये वेवर मिल जाता, जिसको कहते हैं हम आईपी राइट्स का वेवर, बाय द वे इस पर अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करना। तो आईपी राइट्स वेवर अगर मिल जाता तो वैक्सीन्स के सस्ते जेनेरिक वर्जन मिलते, और ये जेनेरिक वर्जन कई कंपनियों के द्वारा बनाए जा सकते थे। मान लीजिए कि फाइजर भारत के अंदर अगर लाइसेंस कर देता है कि बिना आईपी राइट्स दिए, यानी कि बिना फाइजर कंपनी को करोड़ों रुपए दिए भारत में सस्ती वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो सकती है, तो वो सारी अफ्रीका के देशों को भेजी जा सकती थी, और कंपटीशन बढ़ता तो उससे प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। तो ये सब फायदा होता, लेकिन ऐसा आईपी राइट्स वेवर नहीं मिला। ओके, तो इंडिया का जो ये प्रपोजल था ये काफी महीनों तक डब्ल्यूटीओ में लंबित था, और इसको लेकर भारत ने काफी जद्दोजहद करी थी। इनफैक्ट ब्रिक्स कंट्रीज के साथ मिलकर, स्पेशली साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर, भारत ने कहा था कि जितना जल्दी पूरी दुनिया को इम्यूनिटी मिलती है उतना हमें कोविड से छुटकारा मिलेगा। बट ऑफ कोर्स यूएस, यूके, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश इस प्रपोजल के बिल्कुल खिलाफ थे। और इनका रवैया देखिए आप, ये एक चार्ट है जो बताता है कि किस देश ने कितनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करी और कितनी एक्सपोर्ट करी। तो लाल रंग दिखाता है एक्सपोर्ट। तो आप देखिए चाइना ने अपने देश में बनी 48% वैक्सीन एक्सपोर्ट करी है, भारत ने 44% एक्सपोर्ट करी है, यूरोपियन यूनियन ने 42%। लेकिन आप यूएसए का देखिए, यूएसए ने कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया, 0%। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत कहीं चैरिटी में दे दिया, वो बात अलग है, बट मेजर एक्सपोर्ट्स इनका कुछ नहीं है। यूके का एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, 0 है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि इनकी पॉलिसी एक्सपोर्ट करने की बिल्कुल नहीं है। ये चाहते ही नहीं थे कि दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन समय पर मिले। भारत ऐसा चाहता था क्योंकि भारत ऑलरेडी जेनेरिक दवाइयों का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, हमें पता है हमारे पास कैपेसिटी है। अगर परमिशन मिल जाती, आईपी राइट्स वेवर मिल जाता, तो हम सस्ती वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को इसे दे सकते थे। हाँ, इसमें यूएस का रवैया कुछ समय के लिए जरूर चेंज हुआ था। मई 2021 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके थे, उस समय यूएस ने ऑफिशियली कह दिया था कि हम भारत का सपोर्ट करते हैं, ये आईपी राइट्स वेवर मिल जाना चाहिए। लेकिन तब भी ईयू, यूके, स्विट्जरलैंड ये सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे, और इससे ये तय हो गया कि डब्ल्यूटीओ में केवल यूएस के सपोर्ट से ये आईपी राइट्स वेवर वाला डील पास नहीं हो पाएगा। लेकिन इस सहमति और सपोर्ट के साथ साथ यूएस ने एक बहुत बड़ी शर्त भी रख दी। तो कुछ ही दिन बाद उन्होंने कहा कि अगर ये डील हुई, आईपी राइट्स वेवर अगर हम देते हैं, तो चाइना को इससे बाहर रखा जाए। क्या कारण है? यूएस और चाइना की बिल्कुल नहीं बन रही थी उस समय, अभी भी नहीं बनती है। ट्रेड को लेकर काफी दोनों देशों में जद्दोजहद चल रही है पिछले कई सालों से। तो यूएस नहीं चाहता था कि आईपी राइट्स वेवर का फायदा उठाकर चाइनीज फार्मास्यूटिकल कंपनियां बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाएं, दुनिया को बांटें और इससे चाइना का फायदा हो। यह यूएस बिल्कुल नहीं चाहता था। तो यूएस ने कहा कि हम आईपी राइट्स वेवर को सपोर्ट करेंगे अगर चाइना को इस डील से पूरी तरह बाहर रखा जाए। और डब्ल्यूटीओ में उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कह दी कि इट मस्ट एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड चाइना। चाइना को दूर रखिए, तब जाकर हम इस डील के बारे में बात कर सकते हैं, आईपी राइट्स वेवर की चर्चा करेंगे। तो उस समय यह प्रपोजल पूरी तरह विफल हो गया, फेल हो गया। लेकिन अब जाकर 2022 के जून महीने में क्या चर्चा हुई है, क्या डिस्कशंस हुए हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, पहला एग्रीमेंट हुआ है वैक्सीन को लेकर। तो कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन का लिमिटेड वेवर दे दिया गया है। तो जो 1-1.5 साल से भारत डिमांड कर रहा है, साउथ अफ्रीका डिमांड कर रहा है, उसको मान लिया है डब्ल्यूटीओ ने, लेकिन ये थोड़ा लिमिटेड है, कुछ समय के लिए है केवल। सो देयर विल बी अ लिमिटेड वेवर, लिमिटेड ओनली टू वैक्सीन्स, यानी कि केवल वैक्सीन्स में आईपी राइट्स वेव ऑफ करी जाएंगी, थेरेप्यूटिक्स में नहीं करी जा रही हैं। क्योंकि देखिए, थेरेप्यूटिक का मतलब होता है बीमार होने के बाद जो दवाइयां इस्तेमाल होती है उनको थेरेप्यूटिक कहते हैं, और जो बीमार होने से पहले बीमारी से रोके वो वैक्सीन होती है। तो वैक्सीन को लेकर तो ये वेवर दे दिया गया है, लेकिन अब डिमांड थेरेप्यूटिक्स की भी हो गई थी भारत साउथ अफ्रीका के द्वारा, क्योंकि कई सीरियस केसेस में महंगी दवाइयां दी गई थी, वो दवाई सस्ते में अवेलेबल हो, इसीलिए थेरेप्यूटिक्स की भी डिमांड थी। पर ये सब मानने से मना कर दिया है इन विकसित देशों ने। सो देयर इज नो फुल वेवर, ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंसिंग सिस्टम। ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है? आपको पता होगा कि भारत में कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन थी, बहुत फेमस है, सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया था, लास्ट ईयर बहुत चर्चा में थी। भारत में इस्तेमाल करी गई सबसे बड़ी वैक्सीन, मतलब नंबर वाइज सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी गई वैक्सीन में से एक है। ये एक्चुअली एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी ने बनाई है। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने भारत में इसका लाइसेंस दिया सीरम इंस्टीट्यूट को। तो इसी तरह की कंपल्सरी लाइसेंसिंग अब और बड़े स्तर पर चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आईपी राइट्स इन्होंने पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया है कि एस्ट्राजेनेका ने फ्री कर दिया है वैक्सीन को, जो चाहे बना लो हमारा फॉर्मूला लेकर। नो, दैट इज नॉट द केस। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का ही ये एक तरह का
एक्सटेंशन है उसी को थोड़ा व्यापक स्तर पर अब अपनाया जाएगा। सो डेवलपिंग कंट्रीज बिल्कुल बना सकती हैं वैक्सीन, उन्हें ये परमिशन भी है कि आप वैक्सीन बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कीजिए, लेकिन ये केवल 5 साल के लिए है। They will be allowed to authorize the use of a patent for production and supply without the patent holder's consent for 5 years subject to a possible extension। तो कहा है कि एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए केवल 5 साल का ये वेवर मिलेगा। लेकिन इस लाइसेंसिंग में कुछ शर्तें रखी जाएगी, जैसे कि आप अपने देश में वैक्सीन बेचने के लिए उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए बना सकते हैं ताकि दुनिया के सभी गरीब देशों को इसका एक्सेस मिले, इक्विटेबल एक्सेस मिले, सभी को बराबर एक्सेस मिले। और एक्सपोर्ट केवल उन देशों तक रिस्ट्रिक्टेड रखा जाएगा जो वैक्सीन का निर्माण नहीं करते हैं, जैसे कि अफ्रीकी देश हैं, वहां पर कोई वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नहीं है, तो केवल उन देशों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक लूप होल भी है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो ये कहता हो कि आप अमीर देशों को बूस्टर डोज नहीं बेच सकते। तो मान लीजिए भारत की कोई कंपनी लाइसेंस ले लेती है ये कहकर कि हम तो अफ्रीका के देशों को बेचेंगे वैक्सीन, लेकिन वो अमीर देशों को बूस्टर डोज भी बेच सकता है। तो ऐसा रोकने के लिए यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। तो ये लूप होल आज ही लोगों ने निकाल लिया एग्रीमेंट का जो लैंग्वेज है उसके अंदर। जहां तक थेरेप्यूटिक्स और डायग्नोस्टिक्स की बात है तो डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने कहा है कि 6 महीने बाद इस पर फिर से बात करेंगे। अभी के लिए ये वेवर केवल वैक्सीन के लिए रहेगा। चाइना, जिसको लेकर यूएसए ने आपत्ति जताई थी, वो खुद ही इस वेवर से बाहर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा था कि बाहर रहना जरूरी है, चाइना ने कहा हमें वैसे भी इसमें शामिल नहीं होना, वी वांट टू स्टे आउट ऑफ दिस। और कई सारे एनजीओज और कैंपेन ग्रुप्स वो कह रहे हैं कि ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही नैरो है, और जैसे कि कुछ लूप होल्स यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसीलिए ये एक सच्चा आईपी वेवर नहीं है, इसको केवल एक लाइसेंसिंग डील के तौर पर देखा जा रहा है। ओके, सो इट इज नॉट ए ट्रू आईपी वेवर। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी भारत में आज वैक्सीन का निर्माण कर सकती है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का, बट उन्हें लाइसेंस लेकर निर्माण करने की अनुमति है। सो इट इज मोर लाइक अ लाइसेंसिंग डील। इसी डिस्कशन में डब्ल्यूटीओ ने एक और बात कही कि भविष्य में अगर कोई पैंडेमिक आती है तो उसके लिए हमें तैयार रहना जरूरी है, और इसके लिए सप्लाई चेन्स को मेंटेन करना होगा। इमरजेंसी ट्रेड मेजर्स ऐसे लागू ना करें जिससे पूरी दुनिया में दिक्कत हो, जैसे कि जब फर्स्ट वेव आई थी, सेकेंड वेव आई थी, कई देशों ने अपने एक्सपोर्ट्स को पूरी तरह रोक दिया था, जिसके कारण पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन अफेक्ट हुई थी। तो ऐसा ना हो कि कहीं पर कुछ दिक्कत आई और एक देश अपने स्तर पर सब कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर दे, जिससे कि पूरी दुनिया में मेडिसिन की दिक्कतें आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डब्ल्यूटीओ ने इसको लेकर भी संज्ञान लिया है। तो अगर हम ओवरऑल आईपी राइट्स ऑफ वैक्सीन की बात करें तो ये सच में देखें तो अमीर देशों के लिए जीत है। लाइसेंसिंग वाली डील 5 साल के लिए जो है उनकी कंपनीज को ही फायदा पहुंचाने वाली है। ये ग्लोबल साउथ के लिए एक हार है, ये मेरा ओपिनियन है, और कई सारे एडिटोरियल्स में आपको कल सुबह ये देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आई कैन बेट ऑन इट दैट मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी कॉलिंग दिस आउट एज अ डिफीट फॉर द ग्लोबल साउथ। हाँ, हो सकता है कि आप ये देखें, इसको देखने का एक दूसरा भी नजरिया है कि नहीं, ये ग्लोबल साउथ के लिए जीत है, क्योंकि कम से कम उन्हें सस्ते दामों पे वैक्सीन तो मिलेगी। लेकिन ये प्रोमिसेस तो पहले भी किए जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ग्लोबल साउथ के लिए कोई जीत है, जैसा कि कुछ कंट्रीज इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के डिस्कशंस में दूसरा बड़ा मुद्दा था फिशिंग का। पिछले 20 सालों से फिशिंग को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ, तो इसीलिए काफी बड़ा हिस्टोरिक समझौता इसे माना जा रहा है। डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने यह डिसाइड किया है कि जो भी देश सब्सिडी देते हैं मछली पालन के लिए, मछुआरों को कई देश सब्सिडी देते हैं, भारत में भी मिलती है, वो सब्सिडी घटाई जाएगी, क्योंकि ओवर फिशिंग हो रही है। दुनिया भर के समुद्र में, ओशंस में मछलियों का स्टॉक, मरीन स्पीशीज का स्टॉक कम होता जा रहा है। एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं कई सारी स्पीशीज बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग। तो उसे कम करने के लिए सब्सिडीज को घटाया जाएगा, और ये सब्सिडीज ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए घटा दी जाएंगी, लिमिटेड उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ घटाई जाएंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट पिछले कई दशकों से कह रहे हैं कि दुनिया के समुद्र में मछली कम हो रही है। हमें लगता है कि दुनिया में इतने सारे समुद्र हैं, इतना बड़ा ओशन है, बट ये सच्चाई है कि फिश स्टॉक्स लगातार कम हो रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के 27 साल के इतिहास में ये केवल दूसरी बार हो रहा है कि सभी देश एक बात पर सहमत हैं। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इससे पहले ऐसा कब हुआ था जब सभी डब्ल्यूटीओ के देश किसी बात पर एक मत थे। तो अब ये एग्रीमेंट ये कह रहा है कि जिस देश में ओवर फिशिंग हो रही है, जिसके समुद्र में ओवर या अनरिपोर्टेड फिशिंग होती है, वहां पर ये सब्सिडीज कम करी जाएंगी। मान लीजिए कि कोई ऐसी बोट्स हैं जो इलीगल फिशिंग कर रही हैं, क्योंकि फिशिंग का सीजन होता है, एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है कई देशों में, लेकिन वहां पर अगर इलीगल फिशिंग करते हुए कोई पाया जाता है तो फिर ऐसे में उन कंपनीज का या उन मछुआरों का सब्सिडी बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा। विकासशील देशों को यहाँ पर 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है कि आप इसको इंप्लीमेंट 2 साल बाद करिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज को 2 साल की छूट दे दी है, उसके बाद ये नियम इन्हें लागू करना होगा। लेकिन ये जांच करेगा कौन कि इलीगली मछली पालन या मछली पकड़ने का काम हो रहा है? तो देखिए, इसको लेकर देशों में काफ़ी असहमति थी, जैसे कि जापान और चाइना जैसे बड़े बड़े देश। ये क्या करते हैं, अपने ट्रॉलर्स, इनके पास बहुत एडवांस ट्रॉलर्स हैं,
इन देशों के मछुआरों के पास, तो ये दूसरे देशों के पानी में पहुंच जाते हैं इलीगल फिशिंग करने के लिए। तो इसको लेकर कई बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कंप्लेन करते रहते हैं। तो WTO ने ये कहा है कि आप अपने देश में खुद ही जांच करेंगे कि कहीं इलीगल फिशिंग तो नहीं हो रही है, और अगर ऐसा है तो उसे सब्सिडी रोक दी जाएगी। ओके, भारत इसको लेकर पहले काफ़ी क्रिटिकल था, क्योंकि मान लीजिए वियतनाम कंप्लेन करता है कि चाइनीज ट्रॉलर यहाँ पर आ रहे हैं, तो चाइना अपनी फिशिंग सब्सिडी क्यों समाप्त करेगा। लेकिन अभी उसको लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। फिलहाल सभी देशों को यही अनुमति दी गई है कि आप अपने अपने एरिया में केवल फिशिंग देख सकते हैं कि इलीगल हो रही है या नहीं, दूसरे देश के एरिया में जाकर नहीं देख सकते। हालांकि इसको लेकर अभी और डिस्कशन हो सकते हैं 23 वाली जो अगले साल की मीटिंग है उसमें। तो अगर फिशिंग की बात करें तो ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि इंडस्ट्रियल फिशिंग अभी भी चल सकती है, और इंडस्ट्रियल फिशिंग का ये वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं बैकग्राउंड में, दिस इज ऑल इंडस्ट्रियल फिशिंग। तो ये बड़े बड़े आपको ट्रैप्स दिख रहे हैं, ये इनके अंदर मछली पाली जाती है, और ये इंडस्ट्रियल फिशिंग का एक यहाँ पर वीडियो मैं आपको दिखा रहा था। तो ये अभी भी चल रही है, और इसको लेकर क्या होगा भविष्य में हमें पता नहीं है, बट येस, फॉर नाउ वी कैन से दैट दिस इज अ स्मॉल विक्ट्री फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर एंटायर वर्ल्ड। EOS नाम की एक वेबसाइट है, उस पर बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। विदाउट डीप एमिशन कट्स मरीन स्पीशीज फेस मास एक्सटिंक्शन। तो किस तरह से क्लाइमेट चेंज मरीन स्पीशीज को इफेक्ट कर रहा है, उसका ये इंपैक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। इसे पढ़ना अगर समय हो तो बहुत अच्छा आर्टिकल है। अगला बड़ा डिस्कशन का मुद्दा था फूड सिक्योरिटी। तो रशिया और यूक्रेन, जिन दोनों देशों में युद्ध चल रहा है, ये दुनिया के लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। ये दोनों ही देश बड़े स्तर पर दुनिया को अनाज का निर्यात करते थे, लेकिन दोनों ने अपना निर्यात रोक दिया है ये वॉर के कारण, युद्ध के कारण। तो WTO ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब चेतावनी नहीं दी है, WTO ने संज्ञान लिया है कि इस तरह का डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। तो दूसरे देशों से अपील करी गई है कि कम से कम आप खाद्यान्न के व्यापार को रोकिए मत, एक्सपोर्ट बैन मत लगाइए, रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए। अब आपने सुना होगा कि भारत ने कुछ ही हफ्ते पहले बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट्स पर अनाज के। तो इस तरह के बैन नहीं लगाने चाहिए, WTO ने ये कहा है। हालांकि इसको लीगली बाइंडिंग नहीं बनाया गया है। जैसे कि भारत ने अभी एक्सपोर्ट बैन किया तो भारत पर कोई पेनल्टी नहीं लग सकती, लेकिन एक मामले में लीगली बाइंडिंग होगा, और वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अनाज देने के मामले में। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अनाज रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, चाहे आपने दूसरे देशों के लिए बैन लगा दिया है। WFP को अनाज भेजना जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया के उन देशों में अनाज पहुंचाता है जहां पर युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, भुखमरी के हालात हैं, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर से जो देश लड़ रहे हैं, वहां पर ये मदद करता है। इसीलिए WFP को अनाज पहुंचाना जरूरी है। अपनी उस जिम्मेदारी से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। तो खाद्यान्न सुरक्षा की अगर हम बात करें तो ये भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। भारत के लिए भी ओवरऑल अच्छा ही है। हम भी अनाज का एक्सपोर्ट करते हैं, और उससे भारत को काफी पैसा भी मिलता है। हालांकि अभी कुछ समय के लिए हमने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है फॉर सम फूड ग्रेन्स, लेकिन धीरे धीरे ये भारत को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही करने वाला है। तो ये वाली जो डील है, ये भारत और विकासशील देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी डील है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। फाइनली WTO ने अपने आप को रिफॉर्म करने की भी चर्चा करी। एक संगठन के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर WTO किस तरह से काम कर रहा है, उसको अपडेट करने की जरूरत है। इनका जो अपील्स कोर्ट है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है 2 साल से। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स कर दी थी, और उस सबको सॉल्व करने का इन्होंने निर्णय लिया है। जल्द से जल्द इसको लेकर नेसेसरी कदम उठाए जाएंगे। और ये मुझे नहीं लगता कि वैसे इतना एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल डिस्कशन हुआ है और डील में आज सामने आया है, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। आई वुड सजेस्ट कि एक बार पॉज करके आप यहाँ पर इस स्लाइड को पढ़ लेना। बस इन्होंने रिकग्नाइज किया है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट को जल्द से जल्द सुधारना जरूरी है। ये पूरा सिस्टम 2024 तक रिजॉल्व कर लेंगे। और बाकी वही ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए बेहतरीन काम करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन को रोकना है। दिस इज ऑल बोल बच्चन वाली बातें हैं, हर बार होती हैं, इस बार भी हो गई हैं। तो आखिरकार WTO की इस मीटिंग से निष्कर्ष क्या निकला, अगर हम इसके बारे में देखें तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई कैन से दैट देयर इज नो बाइंडिंग एग्रीमेंट जो कुछ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। वर्बल प्रोमिसेस ज़्यादा हैं। वैक्सीन वाली जो बात है वो डेफिनेटली कुछ फ़ायदा देगी, लेकिन इतना ड्रास्टिक फ़ायदा नहीं है जितना उम्मीद करी गई थी। सो दिस इज़ मोर ऑफ द सेम स्टेटस क्यू। हालांकि इस पर कई अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होंगे। प्लीज़ रीड एडिटोरियल्स। अगले 2-3 दिन में जो भी WTO की डील पर एडिटोरियल आएंगे उन्हें पढ़िए। हमारे हिंदू एनालिसिस में भी हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं तो मैं भी उन्हें कवर करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। तो देखते हैं कि इस पूरी डील से क्या निकल कर आता है, दुनिया के लिए बेहतर होती है या नहीं, ये तो लंबे टर्म में ही पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए आपको डिटेल्स मालूम होनी जरूरी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। आप इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि आप जब चाहें यहाँ पर लेक्चर्स को अवेल कर सकते हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं,
और 178 प्लस टॉपर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए थे। कौन किस लेवल पर जुड़ा हुआ था, कौन प्लस कोर्स स्टूडेंट था, कौन इंटरव्यू का स्टूडेंट है, आप डिटेल इनकी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तैयारी से रिलेटेड, एग्जाम की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से शुरू करें, 23 की तैयारी कैसे करें, 24 के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो इस फोन नंबर पर आप कॉल कीजिए। आपके सारे तैयारी से रिलेटेड डाउट्स यहाँ पर हल कर दिए जाएंगे। अनअकैडमी कोर्स पर बेस्ट डिस्काउंट कैसे मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये भी आपको इस फोन नंबर पर पता चल जाएगा। यहाँ पर प्लस कॉम्बो और आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि ऑप्शनल और जीएस दोनों की तैयारी एक साथ करवाई जाती है। सो फॉर 61,000 रुपीज यू विल गेट ऑप्शनल एंड जीएस कोर्सेज टुगेदर, और इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को आप अलग अलग भी अवेल कर सकते हैं। आइकॉनिक में मेन बेनिफिट ये है कि यू गेट 1-on-1 मेंटरशिप। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शंस भी अलग से अवेलेबल हैं। 0% ईएमआई पर सभी कोर्सेज हमारे अवेल कर सकते हैं आप। कॉल ऑन द नंबर जो मैंने आपको पहले बताया, उस पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हर हफ्ते नया बैच बनता है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट सेशंस अलग से ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। कुछ ही दिन पहले ऑप्शनल के नए बैचेस हमने लॉन्च किए हैं। यू कैन टेक पार्ट इन दीज ऑप्शनल क्लासेस। पाथफाइंडर का वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट शनिवार शाम 5 बजे होता है। इसमें टॉप रैंकर्स को अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। इट्स अ फ्री टेस्ट, आधे घंटे का टेस्ट है, इसको जरूर अटेम्प्ट करो। लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, यू कैन ज्वाइन दिस। इट्स अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड, 3 महीने के लिए हमने स्टार्ट किया है। जिनको केवल मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए, दे कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी स्टार्ट करी गई है। इनमें भी आपको सब में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड महिपाल। आर्टिकुलेट मैगजीन जो कि हमारी करंट अफेयर्स मैगजीन है, बच्चों की डिमांड पर हमने उसे अब सभी के लिए अवेलेबल करवा दिया है। अर्लियर इट वॉज ओनली फॉर आवर प्लस कोर्स स्टूडेंट्स। एवरी संडे वी हैव अ कॉम्बैट, इसमें हिस्सा लेकर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।